राहुल गांधी भारत के सबसे बड़े पॉलिटिकल घराने का इकलौता वारिस, जिसे हम गांधी नेहरू परिवार कहते हैं। राहुल गांधी एक ऐसा नाम जिसे भारतीय राजनीति में अक्सर कंट्रोवर्सी का केंद्र माना जाता है। कभी उन्हें पप्पू कहा गया तो कभी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। राहुल गांधी जो है इतिहास नहीं जानते हैं, बेचारे पप्पू है। और ये राहुल गांधी हंस रहे थे, उकसा करके हंस रहे थे। ये कब तक पप्पू बने रहोगे भैया? राहुल गांधी पप्पू लगता है कि पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर हो रहा है। यहाँ तक कहा गया कि राहुल गांधी एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। देखिए ऐसा है, राहुल गांधी अपरिपक्व तो है ही, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब सच था या फिर ये सब कुछ एक सोची समझी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। क्योंकि जब हम राहुल गांधी के बयान और इशूज को गहराई से देखते हैं तो हम पाते हैं कि उन्होंने कई बार ऐसे सवाल उठाए जो सच में सोचने पर मजबूर करते हैं। चाहे वे वोट चोरी का मामला हो या क्रोनी इन कैपिटलिज्म जैसे अडानी अंबानी का जिक्र हो या फिर आम जनता से जुड़े इशूज, राहुल गांधी ने कई बार सत्ता को अकाउंटेबल किया है। दिलचस्प बात ये रही कि कई बार इन मुद्दों पर सरकार सीधे जवाब देने से बचती नजर आई है। अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी वाकई में एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है या फिर उनकी इमेज को जानबूझकर डैमेज किया गया है। क्या वाकई मोदी गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए खर्च किए उनकी इमेज को डैमेज करने के लिए? क्या बीजेपी आईटी सेल लगातार उनकी इमेज को रेडिक्यूल करने का काम करती रही है? तो दोस्तों, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि राहुल गांधी की पॉलिटिकल जर्नी, उसके चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज के बारे में। साल था 2004 जब पहली बार राहुल गांधी भारतीय राजनीति में उतरे। अमेठी से चुनाव जीतकर वो संसद पहुंचे और देखते ही देखते मीडिया में उनकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। उस समय कांग्रेस पार्टी की सिचुएशन मजबूत थी और गठबंधन के साथ उन्होंने सरकार भी बनाई। सबको यही लग रहा था कि सोनिया गांधी देश की नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। लेकिन अचानक हालात बदले। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद को ठुकरा दिया। उनकी जगह देश के प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. निर्णय सबके लिए चौंकाने वाला था, लेकिन बाद में सामने आया कि इसके पीछे राहुल गांधी की भूमिका अहम थी। कहा जाता है कि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि उनका परिवार का कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री बने, क्योंकि सत्ता के साथ उनके परिवार ने पहले भी बड़ी कीमत चुकाई है। उनकी दादी इंदिरा गांधी, पिता राजीव गांधी दोनों ने ही सत्ता के चलते अपनी जान गंवाई थी। अपनी माँ से कहते हैं, मैं आपको प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। मेरे पिता की हत्या कर दी गई, मेरी दादी की हत्या कर दी गई, 6 महीने में आप भी मार दी जाएंगे। शायद इसी वजह से राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोका। साल 2009 एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार केंद्र में लौटी। I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, that I will faithful and conscientiously discharge my duties as Prime Minister for the Union। इस बार कांग्रेस पार्टी की सिचुएशन 2004 से भी ज्यादा मजबूत थी। पार्टी ने 206 सीटें जीतकर एक बार फिर सरकार बनाई। लेकिन दिलचस्प बात यह रही, सत्ता में आने के बाद भी राहुल गांधी की भूमिका में कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं हुआ। वे अभी भी सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से राजनीति में एक्टिव रहे। न उन्हें कोई मंत्रालय मिला और न ही कोई संवैधानिक पद। हालांकि इस चुनावी जीत के पीछे राहुल गांधी का योगदान बेहद अहम माना गया। 2004 से 2009 के बीच राहुल गांधी लगातार जनता के बीच एक्टिव रहे। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया, खासकर युवाओं से जुड़ने पर जोर दिया। राहुल गांधी ने संगठन को मजबूत करने के लिए युवा कांग्रेस और NSUI में चुनावी प्रक्रिया लागू कराई ताकि नए चेहरे राजनीति में जगह बना सके। उनका यह प्रयोग उस समय भारतीय राजनीति में एक नया प्रयोग माना गया। उनकी इस मेहनत का असर साफ दिखाई दिया और कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई। यानी 2009 की जीत में राहुल गांधी की मेहनत और उनकी रणनीति एक बड़ी वजह रही, जिसने पार्टी की सिचुएशन को और ज्यादा मजबूत कर दिया।
सब कुछ सही चल रहा था और राहुल गांधी की इमेज पब्लिक के सामने एक स्ट्रॉन्ग और उभरते हुए पॉलिटिशियन के रूप में होने लगी। लेकिन तभी हालात बदलने लगे जब यूपीए सरकार पर कई बड़े स्कैम के आरोप लगे। घोटालों का जो भूत है वो कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल की पेशी की तारीख आने से छटपटा रही कांग्रेस के लिए। कोयला घोटाले की स्टेटस रिपोर्ट बदलने के लिए डाले गए दबाव की शिकायत सीबीआई सुप्रीम कोर्ट से करेगी। सीबीआई एक घोटाले की फिगर से, वो भी 1,76,000 करोड़ रुपए के घोटाले के। आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से लगा देश को 1,76,000 करोड़। इन स्कैम ने न केवल कांग्रेस पार्टी की इमेज पर गहरी चोट पहुंचाई बल्कि राहुल गांधी की पर्सनल इमेज को भी डैमेज किया। सबसे पहले सामने आया सीएजी रिपोर्ट का मामला, जिसमें बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल गड़बड़ी की बात की गई। इसके बाद आया 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, जिसने पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया। इसके साथ ही कोयला स्कैम विपक्ष को और भी बड़ा मौका दे दिया कि वे कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी को टारगेट कर सके। इन स्कैम ने पब्लिक के बीच कांग्रेस पार्टी के प्रति ट्रस्ट को गहराई से वीक कर दिया। राहुल गांधी जो उस टाइम कांग्रेस के फेस के रूप में उभर रहे थे, डायरेक्टली इन स्कैम्स में उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जनता की नजर में उनकी इमेज को भी नुकसान हुआ। विपक्ष ने उन्हें लगातार इन इश्यूज पर घेरा, मीडिया में उनकी क्रिटिसाइज बढ़ती चली गई। नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी को झटका लगा और कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल शुरू हो गया, जिसका असर आने वाले इलेक्शन में साफ दिखाई दिया। इतने सारे स्कैम के बीच राहुल गांधी बार बार छुट्टी पर जाना और पार्लियामेंट से गायब रहना उनकी इमेज को और ज्यादा डैमेज करता चला गया। ऑपोजिशन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और उन्हें पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की तरह प्रेजेंट किए जाने लगा। उनके बयानों और संसद में उनके बोलने के लहजे को भी खूब क्रिटिसाइज किया गया। सॉरी चेयरमैन सर, प्रधानमंत्री यहाँ खड़े होते हैं, कहते हैं नरेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नरेगा, मनरेगा, मनरेगा। मैंने आंख बंद करी, मैं सोच रहा था चिदम्बरम जी हैं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो पहले पेट्रोल $130 प्रति बैरल हुआ करता था, आज $35 प्रति बैरल है। $35, सॉरी, गलती कर दी, सही बात है। परसों में यहाँ तक कि मीडिया और सोशल मीडिया पर उन्हें पप्पू डिक्लेयर कर दिया गया। 2014 की रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शहजादा कहकर पुकारते रहे। अभी कुछ दिन पहले शाहजादे यहाँ आए थे, आजकल वो सुबह शाम मुझे याद करते रहते हैं। शाहजादे हैं, उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे। बीजेपी लगातार उन पर डायनेस्टी पॉलिटिक्स का इल्जाम लगाती रही। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आईटी सेल ने उनकी इमेज को खराब करने के लिए बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाया। कहा जाता है कि पार्टी ने करोड़ों बल्कि अरबों रुपए सिर्फ इसी एक नैरेटिव पर खर्च किए कि राहुल गांधी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए। अमित शाह से लेकर बीजेपी के कई बड़े नेता बार बार राहुल गांधी को डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का प्रतीक बताते रहे। आपका परिवारवाद की राजनीति खतरे में है। मोदी के भाषणों में शहजादा शब्द बार बार गूंजता रहा। बीजेपी के नेताओं की जुबान पर राहुल गांधी का मजाक हमेशा बना रहा। इस तरह राहुल गांधी की इमेज धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग लीडर से हटकर एक मजाक और क्रिटिसिज्म का सब्जेक्ट बन गई। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी आईटी सेल ने राहुल गांधी की इमेज को डैमेज करने के लिए कितनी मेहनत की है। जब राहुल गांधी एक बार प्रधानमंत्री की स्पीच को कोड और बता रहे थे कि प्रधानमंत्री ने किसानों के बीच कहा, एक तरफ आलू
आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकालो। लेकिन बीजेपी आईटी सेल ने, कुछ मीडिया ने इसे राहुल गांधी का बयान घोषित कर दिया। क्लिप को मैनिपुलेट और काट कर ऐसा पेश किया गया कि जनता ने इसे राहुल गांधी का ही बयान मान लिया। उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। आज तक कई लोग इसे सच मानते हैं, जबकि असलियत इसके उल्टी थी। अब दोस्तों, ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ बीजेपी इल्जाम ही लगा रही थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। सच यह है कि राहुल गांधी की कुछ हरकतें ऐसी रही जिन्होंने विपक्ष को घेरने का मौका दिया। सबसे बड़ा उदाहरण साल 2013 का ऑर्डिनेंस बिल। यह बिल उनकी ही यूपीए सरकार लेकर आई थी, जिसका मकसद था सजा पाए नेताओं को चुनाव लड़ने से बचाना। इस कदम से सरकार की इमेज पूरी तरह डैमेज हुई। जनता को लगा कि जब खुद की पार्टी का बड़ा नेता इस बिल को गलत बता रहा है, तो सरकार वाकई करप्ट नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही होगी। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. जबकि असलियत ये थी कि बिल को बंद कमरे में भी खारिज किया जा सकता था, लेकिन राहुल गांधी ने इसे पब्लिकली करके अपनी ही सरकार की फजीहत कर दी। इसके अलावा संसद में उसके कुछ व्यवहार भी सवालों के घेरे में रहे। साल 2018 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को जाकर गले लगाया। इस हरकत को जनता ने हल्कापन समझा। इसके अलावा भाषण के दौरान अजीब हरकतें करना, तो कभी खुद को मजाक में पप्पू कहना। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। इन सब को उनकी सीरियसनेस पर सवाल खड़े किए गए। कांग्रेस पार्टी की यूपीए गवर्नमेंट पर इतने ज्यादा स्कैम हुए कि उनकी इमेज बुरी तरह खराब हो गई थी। जनता को लगने लगा कि सरकार करप्शन में पूरी तरह डूबी हुई है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की पर्सनल इमेज लगातार गिरती जा रही। ऐसा माहौल में आता है साल 2014 का लोकसभा इलेक्शन। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और पार्टी सिर्फ 44 सीट पर सिमट कर रह गई। यह कांग्रेस के इतिहास का सबसे बुरा प्रदर्शन था। वहीं बीजेपी नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। राहुल गांधी के लिए ये इलेक्शन किसी डिजास्टर से कम नहीं था। कांग्रेस की हार ने न सिर्फ पार्टी के दशकों पुरानी पकड़ को तोड़ा, बल्कि राहुल गांधी की लीडरशिप पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। इस चुनाव ने साफ कर दिया कि जनता अब कांग्रेस से नाराज है और राहुल गांधी की लीडरशिप में पार्टी को देश के भरोसेमंद विकल्प के तौर पर स्वीकार नहीं कर पा रही। फिर आता है साल 2019 का लोकसभा चुनाव। कांग्रेस को इस बार भी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी सिर्फ 52 सीटों पर सिमट गई और यह लगातार दूसरी बार था जब कांग्रेस इतनी बुरी तरह चुनाव हारी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राहुल गांधी अपनी ही पारंपरिक सीट अमेठी से स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए। यह हार सिर्फ राहुल गांधी के लिए ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी ऐतिहासिक झटका था, क्योंकि अमेठी गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था। इस हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस कदम ने पार्टी को और कमजोर कर दिया और लीडरशिप का संकट गहरा गया। इस चुनाव ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया, क्या सच में जनता राहुल गांधी को एक सीरियस लीडर नहीं मानती? क्या उनकी लीडरशिप कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने में सक्षम है या नहीं? कांग्रेस पार्टी के लगातार डाउनफॉल और राहुल गांधी की इमेज बुरी तरह डैमेज होने के बाद साल 2023 में एक बड़ा मोड़ आता है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक ऐतिहासिक पद यात्रा शुरू करते हैं, जिसे भारत जोड़ो यात्रा कहा गया। कोई शक्ति इस पद यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। My mother and my grandmother Indira Gandhi ji fought an election from here and got wholehearted support.
इस यात्रा का मकसद था लोगों से सीधा जुड़ना और उनकी असली मुद्दों को सुनना। हजारों किलोमीटर पैदल चलकर राहुल गांधी अलग अलग राज्यों में आम जनता से मिले। कहीं किसानों के बीच जाकर खेतों में हल चलाया तो कहीं फैक्ट्री मजदूरों से मिलकर वक्त बिताया, उनकी परेशानियां समझी। कभी वे राजमिस्त्रियों के पास पहुंचे तो कभी ट्रक ड्राइवर और रिक्शा चालकों के साथ बैठकर बातें सुनी। यहाँ तक कि दिल्ली की आजादपुर मंडी में गरीबों और छोटे व्यापारियों से संवाद किया। इस तरह राहुल गांधी ने पहली बार जमीन पर राजनीति करने का अंदाज अपनाया। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की इमेज को काफी हद तक बदल दिया और लोगों के बीच उनकी सीरियसनेस दोबारा दिखाई देने लगी। यही नहीं, इस यात्रा ने कांग्रेस के लिए भी एक नई उम्मीद शुरू की। फिर आता है साल 2024 का लोकसभा चुनाव। इस इलेक्शन में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए मैदान में उतरी और उसका नारा था, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए लड़ रही थी। राहुल गांधी ने इस चुनाव को सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोला और क्रोनी कैपिटलिज्म, अंबानी अडानी जैसे मुद्दों पर चुनाव का केंद्र बनाया। उन्होंने साफ कहा कि सरकार संविधान की भावना को नजरअंदाज करके करोड़ों रुपए जनता के पैसों को गिने चुने लोगों को दे रही है। जनता के बीच यह नैरेटिव काफी असरदार साबित हुआ। नतीजा ये हुआ कि जहां बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, वहीं 240 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस ने 2019 के मुकाबले लगभग डबल सीटें हासिल की और 99 पर पहुंच गई। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी वापसी थी। सबसे अहम बात ये रही कि 2014 के बाद कांग्रेस ने इतनी सीटें जीती कि वे संसद में आधिकारिक ओपोजिशन का दर्जा हासिल कर सकी। इसी के साथ राहुल गांधी को लीडर ऑफ द ओपोजिशन बनाया गया। ये उनके राजनीतिक करियर का पहला संवैधानिक पद था। इस रिजल्ट ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी अब सिर्फ एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन नहीं, बल्कि जनता के बड़े मुद्दों को उठाने वाले और मजबूत ओपोजिशन के नेता के तौर पर उभर रहे हैं। इसी कड़ी में साल 2025 में राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया। जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया। ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ, क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? उन्होंने साफ कहा कि ये कोई मामूली मुद्दा नहीं, बल्कि वोट चोरी जैसे गंभीर मुद्दों में से है, जो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए सबसे गंभीर खतरा होते हैं। उनका कहना था कि अगर वोटिंग प्रोसेस में हेराफेरी होती है तो ये डेमोक्रेसी के फंडामेंटल लेवल को ही खत्म कर देता है। इस बयान और उनके लगातार एक्टिव रहने के कारण आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा अगर किसी पॉलिटिशियन की चर्चा है तो वो राहुल गांधी है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, क्या राहुल गांधी वास्तव में एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है या विपक्ष के सबसे बड़े चेहरा? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।